ऑयल के प्राइसेस आपको जैसे पता है कि कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 100 रुपीज़ से ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस हो चुके हैं। और जब हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना ऑयल का प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास यही जवाब है कि हमें जो ऑयल के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक और नया जवाब दिया है इसके ऊपर कि जो यूपीए गवर्नमेंट यानी कि जो पिछली सरकार थी, मतलब पिछले से पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे उस टाइम पे, जिसकी आज सर्विसिंग की वजह से हमने ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जो है वो टैक्स जो ले रही है सरकार, वो टैक्स इसलिए ले रही है कि वो जो पिछले बॉन्ड्स हैं उनकी सर्विस कर सके। अब पता नहीं ये क्या नया वो है, तो उसके बारे में देखेंगे आज। सबसे पहले ये न्यूज़ आइटम कवर करेंगे। दूसरा जो न्यूज़ आइटम कवर करेंगे वो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर अभी आपको जैसे पता है कि एक रोडीज़, MTV रोडीज़ एक शो आता था, उसके ऊपर एक आई थिंक विनर ही था वो आशुतोष, उसकी कोई वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो चाह रहा है कि वो वीडियो वहाँ से डिलीट की जाए बिकॉज उसको साइकोलॉजिकल पेन हो रहा है उस वीडियो की वजह से। तो उसने फिर पिटिशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो वो भी देखेंगे कि वो क्या है राइट टू बी फॉरगॉटन, और ये हमारे देश के राइट टू प्राइवेसी वाले जो फंडामेंटल राइट आई थी उसको कैसे फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बारे देखेंगे। RBI की तरफ से एक नया इंडेक्स लॉन्च किया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये भी देखेंगे। और लास्ट एक अच्छी न्यूज़ आ रही है गोरखास के लिए, जो गोरखा कम्युनिटी है हमारे देश में, जो हमारे वेस्ट बंगाल या फिर हमारे असम के अंदर काफ़ी इनकी पॉपुलेशन है, नेपाल से हैं बेसिकली, इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि इनको एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं फ्रॉम द फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट असम गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो न्यूज़ आइटम्स हैं आपको ड्रीम IAS अकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किए जा रही हैं, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम कवर करेंगे वो है ऑयल बॉन्ड्स के बारे में। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम फ्यूल के प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए टैक्स की रिडक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ये टैक्स से जो भी रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू से हम यूपीए गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके तरफ से परचेज किए गए हुए ऑयल बॉन्ड्स, मतलब उनकी तरफ से जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे उन्होंने, वो ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए ये पूरा का पूरा पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ना पिछली सरकार के ऊपर सब कुछ डाल दो, तो वो वाला जो फंडा है वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्यूल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न गवर्नमेंट दे रही है कि ऑयल बॉन्ड्स इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जो इसके पीछे है। तो पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस पूरे जो कंट्रोवर्सी है इसका। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ये जो ऑयल का काम था, जैसे डीजल, पेट्रोल या एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये पहले रेगुलेट किए जाते थे। रेगुलेट का मतलब है कि जो हमारे जो रिटेल प्राइस होती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी कि इससे ज़्यादा रिटेल प्राइस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले डिसाइड कर देती थी कि पेट्रोल जो है 50 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए। उससे होता क्या था कि जो हमारी ऑयल मार्केट कंपनीज थी, OMCs जैसे HPCL, BPCL, ये जो कंपनीज थी, ये कंपनीज क्या करती थी, पेट्रोल डीजल का जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होता था उससे कम प्राइस में ये बेचती थी, जिसके बेसिस के ऊपर इनको अंडर रिकवरीज होती थी। और ये अंडर रिकवरीज जो थी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती थी कि हम आपको सब्सिडी के तौर पे इसको देंगे, आपको तो सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये अंडर रिकवरीज जो थी, अब आप जैसे इस चार्ट में देख सकते हैं कि अंडर रिकवरीज के अंदर अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में अंडर रिकवरीज ये सारी की सारी इन्होंने दे रखी है कि कितने करोड़ रुपए की जो है अंडर रिकवरी थी। अंडर रिकवरी का मतलब है कि कितना ये इनको इंटरनेशनली मार्केट में प्राइस मिल सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस इनको लेस प्राइस के ऊपर उसको बेचना पड़ा, जिसकी वजह से इनको इतना जो है अंडर रिकवरी हुई। अब ये अंडर रिकवरी पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बजट से जो है वो प्रोवाइड करती थी, यानी कि सरकार के बजट के अंदर सब्सिडीज़ जो थी ऑयल मार्केट कंपनीज़ को दी जाती थी। लेकिन जब सब्सिडी बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया तो यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि रादर देन हम उनको ये सब्सिडी ट्रांसफ़र करें, हम उनको बॉन्ड इशू कर देते हैं। यानी कि जितनी भी ऑयल मार्केट कंपनीज़ के जो अंडर रिकवरीज थी उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया, तो जिसको ऑयल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो कहने का बेसिकली मतलब है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन
कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ की सब्सिडी अगर देनी है तो 100 रुपीज़ की सब्सिडी की जगह पे ऑयल मार्केट कंपनीज को 100 रुपीज़ का बॉन्ड इशू कर दिया जाए विद इंटरेस्ट। तो ये उस टाइम पे जो है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो किया। इसका रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर द कंप्लीट डीरेगुलेशन, जब डीरेगुलेशन नहीं हुई थी तो OMCs जो हमारी ऑयल मार्केट कंपनीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन फेस करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज दे वर सेलिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया वे लोअर देन द मार्केट प्राइस। लेकिन इसकी वजह से अंडर रिकवरी हुई, तो अंडर रिकवरी फ्यूल सब्सिडीज़ जो यूनियन बजट में एलोकेट की जाती हैं उसके अंडर दी जाती हैं। लेकिन 2005 से 2010 तक यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि हम रादर देन पेइंग द सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ कैश, हम ऐसे करते हैं, हम इन कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। तो ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए, और कितने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए? 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जो है वो इशू किए। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया उस टाइम पे, या आज के टाइम पे सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल बर्डन को डिले कर दिया। तो अगर उसी साल दिया जाता तो काफ़ी जो है वो बर्डन हो जाता, तो इन्होंने बोला कि फ्यूचर डेट में जो है इसको डिले कर दिया जाए। सो बेसिकली गवर्नमेंट ट्राइज टू डिले जो भी इनके ऊपर जो बजट जो है वो बनता है। इसके अलावा आपको पता है कि उस टाइम पे हमारे देश के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स जो हैं उनको सरकारों को ऑब्लाइज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को डर था कि अगर ये सब्सिडीज़ वो चली गई तो इनके फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स ब्रीच हो जाएंगे, तो उस वजह से भी इन्होंने जो है वो इसको आगे कर दिया। बिकॉज ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसको बिलो द लाइन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और ये फिस्कल डेफिसिट के कैटेगरी के अंदर इसको नहीं इंक्लूड करते। हाउएवर जो इंटरेस्ट होता है वो फिस्कल डेफिसिट में ज़रूर जाता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट फिस्कल डेफिसिट में नहीं जाता। तो ये गवर्नमेंट ऐसे इशू करती है। तो इस वजह से निर्मला सीतारमण ने बोला कि बिकॉज वो पहले जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे वो बॉन्ड्स की जो सर्विसिंग है वो आज भी हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ता है। तो इस वजह से हमने क्या किया हुआ है, टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ा के रखा हुआ है, और इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऊपर हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इस चार्ट पे देखें तो इस चार्ट के ऊपर अगर 2014-15 में देखें तो 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट था, और हर साल ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट रहता है उन बॉन्ड्स के ऊपर। तो निर्मला सीतारमण जी के खुद के वर्ड्स में देख लेते हैं, आई डिड नॉट हैव द बर्डन टू सर्विस द ऑयल बॉन्ड्स, I would have been in a position to reduce excise duty on fuel। अगर मेरे पास ऑयल बॉन्ड्स को सर्विस करने का बर्डन ना होता तो शायद मैं आज एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस कर देती, लेकिन द प्रॉब्लम इज आई हैव टू सर्विस द दिस बॉन्ड्स, सो इस वजह से मैं एक्साइज ड्यूटी नहीं रिड्यूस कर सक रही, जिसकी वजह से हमारे ऑयल के प्राइसेस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुका है। अब थोड़ा ऑयल प्राइसेस के हाइक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखो कि क्रूड प्राइसेस, ये जो ब्लू सेक्शन है ये हमारा ब्लू सेक्शन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का सेक्शन है, और अगर हम अपने देश के पेट्रोल और डीजल के सेक्शन को देखें तो वो इस हिसाब से कुछ दिखता है रेड और येलो के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर क्रूड प्राइसेस का देखें तो क्रूड प्राइसेस काफ़ी बड़े भी थे लेकिन फिर कम हो गए, फिर ऐसे ऐसे करके क्रूड प्राइसेस के अंदर यहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो क्रूड प्राइसेस में डेफिनेटली देयर वाज अ सर्ज, देन देयर वाज अ डाउनवर्ड, फिर सर्ज आया, और अब जाके तो क्रूड प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं फेब 2021 में। लेकिन जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। हाउएवर इंटरनेशनली क्रूड प्राइसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, और वो सिंपल रीज़न है हमारे देश के अंदर टैक्सेस जो फ्यूल प्राइसेस पे लगता है उसके ऊपर राइज होना। अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखें तो 2018 और 19 में पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस के बारे में डिस्कशन की है, और अगर हम इस चार्ट पे देखें तो ये 2021 के टैक्सेस के बारे में बात चल रही है। तो अगर देखते हैं पेट्रोल को लगा लेते हैं तो पेट्रोल में 2018 पे जो 18 रुपीज़ टैक्स होता था अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ टैक्स हो चुका है, और सिमिलर सिचुएशन डीजल के ऊपर है। ये तो सेंट्रल एक्साइज है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टैक्सेस लगाती हैं। अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस करें तो इस पर सारा पता लग जाएगा कि अगर हम टोटल पेट्रोल के प्राइस की बात करें तो उसमें से ऑलमोस्ट 58% जो प्राइस है वो सिर्फ टैक्सेस से आ रहा है। और निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, और इवन डीजल के अंदर भी 52, मतलब मोर देन 50% जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हो रही है पेट्रोल और डीजल को बेचने पे वो टैक्सेस में जा रही है। और निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि ये टैक्सेस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनको जो ऑयल बॉन्ड्स जो यूपीए गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसकी सर्विसिंग के लिए इनको चाहिए। तो देखते हैं इनके बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं। देखिए अगर आप बात सुने तो अगर आप ये पर्टिकुलर चार्ट देखें तो इस चार्ट में काफ़ी क्लैरिटी होगी आपको
इस चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें सेंटर का शेयर और स्टेट का शेयर बताया हुआ कि कितना टैक्स हमने पेट्रोल और डीजल को बेचने पे लिया है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स शेयर आया है वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ऑफ टैक्स आया है। लेकिन जब हम ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर चलते हैं और ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है हर साल, तो हमें देखने को मिलता है कि 10,000 करोड़ के अराउंड इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, यानी कि 4 लाख करोड़ के अराउंड टैक्स कलेक्शन हो रही है और 10,000 करोड़ के अराउंड इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसकी लायबिलिटी बन रही है। यानी कि अगर हम देखें तो सिर्फ है ना, अगर ये पूरा है ना ऑयल जो है बॉन्ड, इसीलिए बोल रहे हैं कि वाई ऑयल बॉन्ड इज इन द रीजन दैट पेट्रोल इज एट 100 रुपीज, क्योंकि 3.35 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन है और सिर्फ 10,000 करोड़ का ही पेमेंट है। तो इस वजह से ये जो एजम्पशन है कि हम पेट्रोल के टैक्सेस इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें ऑयल बॉन्ड को सर्विस करना है, वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम पार्ट जो है वो ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग के लिए जा रहा है। तो ये तो एक टाइप की ब्लेम गेम जो है वो चल रही है। ब्लेम गेम इन द सेंस कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि बिकॉज एवरीथिंग जो आज प्रॉब्लम है वो यूपीए के ऊपर है, और जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है एवरीथिंग ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जनरली ऐसी ब्लेम गेम्स चलती रहती हैं बिकॉज ऑयल प्राइसेस बहुत ही मेजर पॉलिटिकल इशू है। अभी आपको पता है कि यूपीए 3-4 स्टेट गवर्नमेंट्स में इलेक्शंस भी हैं, तो ये इलेक्शंस के अंदर भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठेगा। तो इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बॉन्ड्स जो हैं सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते थे। इनफैक्ट इवन बीजेपी गवर्नमेंट ने भी ऐसे बॉन्ड्स इशू किए हैं। अगर आप देखो तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किए थे। अब बैंक्स को आपको पता है कि उनको बेजल नॉर्म्स में जो अब्लाइज करने के लिए उनको कैपिटल रखना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल देने की जगह पे हम आपको बॉन्ड्स इशू कर देते हैं जिसको आप अपने कैपिटल में दिखा देना। तो ऐसे ही करके अकाउंट्स एक्सरसाइजेस की जाती हैं या मैनिपुलेशंस की जाती हैं टू एंश्योर के हम अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखें तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में है उनके लिए भी उदय योजना चलाई गई थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है इन द सेंस कि इनको भी सब्सिडीज़ देनी चाहिए। लेकिन सब्सिडीज़ की जगह पे अगेन इनको क्या किया, इनको बॉन्ड्स इशू कर दिए अंडर द स्कीम। तो ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, इवन है ना बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट ने भी ये बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए हैं। तो देखते हैं कि आगे इसका क्या रहता है डिबेट के अंदर। तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि बॉन्ड्स में जो सर्विसिंग हो रही है वो कम्प्लीटली इसको नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रही, टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम आ रही है, राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन एक जो है आजकल, आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है ये हमारे जो एक रोडीज़ में पार्टिसिपेट किया था आशुतोष करके एक उस पर कंटेस्टेंट थे। उन्होंने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल की है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि मेरे कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं और मैं चाहता हूँ कि वो जो वीडियोज़ है वहाँ से जो है डिलीट कर दी जाएँ। यूट्यूब को ये ऑर्डर दिया जाए, गूगल को ये ऑर्डर दिया जाए कि वो सारी वीडियोज़ जो हैं वहाँ से डिलीट कर दी जाए, बिकॉज वो वीडियोज़ मुझे काफ़ी साइकोलॉजिकल पेन दे रही हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि कोई भी इंसान कभी कुछ उसकी लाइफ में कुछ हुआ होता है और उसके बेसिस के ऊपर फिर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन चली जाती हैं। फिर आफ्टर दैट 10 साल 15 साल बाद जब वो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि 10 साल पहले वो जो कुछ हुआ था वो अभी भी ऑनलाइन है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी प्रेजेंट लाइफ काफ़ी इफेक्ट हो रही होती है। तो ऐसे हर इंडिविजुअल के पास एक राइट होनी चाहिए कि अगर कोई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ ऑनलाइन 10 साल पहले गई थी तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो जाए, ताकि उसको आज के टाइम पे जो साइकोलॉजिकल पेन फेस करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। एक छोटा एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे लेट्स से कि 10 साल पहले किसी आदमी को कन्विक्ट किया गया था बाय द कोर्ट और 3 साल बाद उसकी एक्विटल हो गई, मतलब इन द सेंस कि शायद उसने 3 साल अपने पूरे कर लिए और 3 साल पूरे करने के बाद 7 साल पहले वो अपना बरी हो गया था अपने सारे केस के अंदर। लेकिन अभी भी उसके जो केसेस हैं वो हमारे देश के अंदर ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे इंडियन कानून या लॉ लाइव, इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर आज भी उसके जो केस हैं वो मूव कर रहे हैं। तो 7 साल बाद लेट्स से वो इंसान जो है कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करता है और जब वो नौकरी जो एम्प्लॉयर है जब वो चेक करता है कि वेदर इसके खिलाफ कोई
केस तो नहीं है, वो गूगल पे सर्च करता है तो उसको वो केस दिख जाता है जो 10 साल पहले उसके खिलाफ फाइल हुआ था, बट आज उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज उस इंसान को एग्जेनरेट कर दिया गया है। लेकिन उस केस के बेसिस के ऊपर इसके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, इन द सेंस कि इसको नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये बहुत एक मेजर इशू है जो देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से राइट टू बी फॉरगॉटन का बेसिक आइडिया है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास ये राइट होनी चाहिए कि अगर उसके रिगार्डिंग उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई जो है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कुछ 10-12 साल पहले ऑनलाइन चल रही थी, अगर वो उन चीज़ों को डिलीट करवाना चाहता है इन पर्टिकुलर कंपनीज की तरफ से, तो उसके पास ये पूरी की पूरी एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्विटेड मैन है, उन्होंने पिटीशन की है राइट टू बी फॉरगॉटन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जो वो रोडीज़ के जो कंटेस्टेंट थे आशुतोष कौशिक, उन्होंने भी अभी बोला है कि हमारे यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं उसको भी डिलीट किया जाए। तो राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? इट इज़ बेसिकली कि हैव पब्लिकली अवेलेबल, है ना। इसका बेसिक मतलब है कि जो पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव कर दिया जाए इंटरनेट सर्चेस से, डेटाबेस से, वेबसाइट से और ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, वंस द पब्लिक इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी और रेलेवेंट। तो ये बेसिकली द आइडिया इज। अब इसका थोड़ा कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि गूगल के अंदर मेरा जो पुराना डेटा था, पुरानी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी डिलीट की जाए। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है, हमें क्यों चाहिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन? देखिए, एक 2017 के अंदर एक बहुत फेमस जजमेंट आई थी, पुट्टुस्वामी केस, और वो पुट्टुस्वामी केस के अंदर जो जजमेंट थी वो 6-9 जज बेंच बैठा था और उन्होंने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट अपहोल्ड किया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब राइट टू प्रिवेसी के अंदर बहुत सारी राइट्स हो सकती हैं, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू प्रिवेसी इज कि मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली चल रही है, पिछले 10 साल पहले चली थी, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा राइट मेरा है और किसी और का नहीं है। तो द आइडिया इज कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरी चल रही है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन की राइट मेरी है। तो मैं उसको देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, वो उसका डिसीजन मेरे पे होगा, ना कि किसी और इंडिविजुअल या किसी और जो एंटिटी के ऊपर। तो ये राइट टू प्रिवेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बेड रॉक है राइट टू बी फॉरगॉटन। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से कि आप 10 साल पहले आप कोई इंसान जो था वो अपने स्कूल में था और वो उसके खिलाफ बुलिंग हुई, तो अब वो उसके कोई ऑनलाइन बुलिंग का कुछ जो है उसकी कोई वीडियो जो है वो पहले उसके फ्रेंड्स ने जो है वो अपलोड कर दी थी यूट्यूब के ऊपर। अब 10 साल बाद जाके जब उसकी जो कोई भी ऐसी मतलब हो रहा है तो उसको जो वो वीडियो दिखती है या फिर कोई उसको वीडियो शो करता है तो उसको साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है कि 10 साल पहले या जब हम स्टूडेंट्स होते थे या बच्चे होते थे तो हमारे साथ ये हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उसको डिलीट कर दिया जाए, तो वो डिलीट करने की ऑप्शन होनी चाहिए। तो इस वजह से राइट टू प्रिवेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए राइट टू बी फॉरगॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो राइट होना चाहिए हमारे देश के पास। सेकेंड ऑब्वियसली बात है रेपुटेशन। अब आपको जैसे पता है कि आज के दौर में सब कुछ रेपुटेशन पे डिपेंडेंट है। आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम देखते हैं, अगर आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वो भी रेपुटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके सोशल ऑब्लिगेशंस जैसे शादी मैरिज हो गई वो भी आपकी रेपुटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन 10-12 साल पहले अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसके साथ आपकी रेपुटेशन खराब हो गई हो तो वो आपको जॉब और डेफिनेटली आपको मैरिज जैसी जो सिचुएशंस हैं उसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से भी राइट टू बी फॉरगॉटन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डेफिनेटली साइकोलॉजिकल पेन इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि लोग जो है अपनी पुरानी चीज़ों को देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको भी फाइट करें। फ्यूचर जनरेशंस क्यों आपके बारे में जाने जब आप जो है एग्जेनरेट हो चुके हो, एक्विट हो चुके हो। तो राइट टू प्रिवेसी हमारे देश में अब अगर देखें तो राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में किसी लॉ के अंदर है या नहीं, इसका आंसर है येस। एक बिल है जो पार्लियामेंट में भी रखा जा चुका है लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके अंदर उसके अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन का जो है प्रिंसिपल उसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 21 जैसे मैंने आपको बताया राइट टू लाइफ, उसके अंदर राइट टू प्रिवेसी एज अ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसके अंदर भी आपको जो है रिलीफ मिल सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। कुछ लोगों को इश्यूज भी है कि राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा इशू है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर किसी को अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी तो वो एज इट इज़ सेम है कि कोई बंदा उसके बारे में जाने।
तो इन्फॉर्मेशन का राइट सोसाइटी का है, इन्फॉर्मेशन का राइट हर का है। तो लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिक होनी चाहिए, तो वो इसके साथ डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन होती है वो एक टूथपेस्ट की तरह होती है, अगर बाहर निकल जाए तो उसके बाद उसको वापस जो है डालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वायरल हो जाए कोई वीडियो या अगर कोई ऐसी कोई चीज़ वायरल हो जाए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चली जाए, तो अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज कि उसको वो डिलीट कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो सकता है। और फाइनली लीगल चैलेंजेस भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट है ना, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहता है कि 50 साल पहले का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट उसको ख़त्म करना है, तो फिर कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में है ना उसको डिस्कवर करना, उसको दोबारा से लेके आना। तो वो भी एक बहुत मेजर इशू इसमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप राइट टू बी फॉरगॉटन आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है, इसमें आपको कोई भी डाउट जो है नहीं होगा। तो लेट्स गो टू द लास्ट थर्ड न्यूज़ आज की कवर करते हैं। ये आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई की तरफ से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो क्रिएट किया गया है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, पहले हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो मार्जिनलाइज सेक्शंस और जो वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जो फाइनेंशियली एक्सक्लूड हो चुके हैं, यानी कि उनको फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, उन तक वो सारी की सारी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ पे पहुँचे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे देश में जो विमेन हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो फिर वो बैंक की सर्विसेज को जो है वो अवेल नहीं कर सकती। तो इस टाइप से है ना, इस टाइप से हमारी जो विमेन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मतलब उनको जो बैंक की अवेलेबिलिटी है होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन के पास पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, इन टाइप की चीज़ें जो है वो लैक करती हैं, जिसकी वजह से इनकी वल्नरेबिलिटी रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है लाइफ के अंदर। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि ऐसे हमारे देश के अंदर गरीब मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब लोन नहीं मिलता, और इस वजह से होता क्या है कि फिर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, अपना कोई नौकरी वगैरह या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ नहीं शुरू कर सकते, और वो पॉवर्टी के जो साइकिल में हैं उसी में ही जो है वो ट्रैप्ड रहते हैं। और अगर देखें तो कुछ ऐसे जोग्राफिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे बैंक ब्रांच खोलनी बहुत मुश्किल है, और इनफैक्ट ऐसा है कि एक ब्रांच है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो लाइन देखिए कितनी ज़्यादा लग जाती है, और छोटी सी ब्रांच है, कहाँ से आप सर्विसेज जो है वो लोगों को दे सकेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें टू ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो किसी वजह से फाइनेंशियली एक्सक्लूड हो चुके हैं, मतलब उनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही। अब अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा देश के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज करेंगी, इनइक्वालिटी बढ़ाएंगी हमारे देश के अंदर, और डेफिनेटली सोशल इश्यूज भी क्रिएट करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्कैम्स हमारे देश में, जैसे आपको पता है कि कैसे सहारा एक स्कैम हुआ था जहाँ पे गरीब लोगों का काफ़ी पैसा डूब गया, तो ऐसे केसेस भी बढ़ सकते हैं हमारे देश के अंदर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के एक्सटेंट को कैप्चर कैसे करें, कैप्चर इन द सेंस कैसे पता चले कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो चुका है। हम ये जो रिसर्चर्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करें, उनको कैसे ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो दें ताकि वो अपने जो डिसीजंस है या वो जो भी है वो अच्छा कर सकें। और फाइनली एक कॉम्पोजिट मेजर भी होना चाहिए इन द डेवलपमेंटल जो है इंडिकेटर्स। इस वजह से आरबीआई ने सोचा कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कोई ना कोई इंडेक्स हर साल पब्लिश करना चाहिए। तो इस वजह से ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस इंडेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो तीन मेन डायमेंशंस हैं जहां पे आरबीआई जो है फोकस कर रहा है। पहला डायमेंशन है एक्सेस, दूसरा है यूजेज और तीसरा है क्वालिटी। जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो ये एक्सेस का मतलब है कि हम फिजिकल एक्सेस की बात कर रहे हैं कि क्या वो बैंक वहां पे अवेलेबल है या नहीं। हम डिजिटल एक्सेस की भी बात करते हैं कि अगर बैंक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटली बैंक जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। जब हम यूजेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस है, इसका मतलब बैंक है। अब वो बैंक में
जाके आप उस बैंक की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो, तो वो यूजेज का जो है फंडामेंटल आ जाता है। जैसे आपको देखा है कि अडल्ट्स विद क्रेडिट एट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, के कितने हमारे देश के अंदर अडल्ट्स हैं जिनको क्रेडिट मिल रहा है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि बैंक्स में क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। मतलब इन 3 डायमेंशंस के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। अब आरबीआई ने बोला है कि ये जो है वो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर के एरियाज को जो है फोकस करेगा। ये इंडेक्स, ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है, ये इंडेक्स 0 से लेके 100 तक का जो है वो जो है नंबर देगा। और 0 से 100 नंबर तक का मतलब है कि अगर 0 की बात करते हैं तो कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, यानी कि हमारे देश में बिल्कुल भी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन नहीं हो रहा। और अगर 100 की बात करते हैं तो फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसमें देखने को मिलता है। और 3 पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको बताया उसके अलग जो है वो हैं, जैसे 35% हम एक्सेस को दे रहे हैं, यूजेज को 45% दे रहे हैं और क्वालिटी को 20% दे रहे हैं। और कोई भी बेस ईयर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। इसका जो डेटा अभी रिसेंटली आया है वो ये है कि 2021 में ये जो था ये 53.9 हो गया, लेकिन 2017 के अंदर ये 43.4% था। मतलब हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बेटर हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है ये जो इनिशिएटिव आरबीआई ने अभी लिया है। तो लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है गोरखास, जो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है गोरखास की, जो आई थिंक नेपाल में उनका जो ओरिजिनल होम है नेपाल है। लेकिन फिर ब्रिटिश ने क्या किया था, जब ब्रिटिश ने आर्मी बनाई थी तो गोरखा रेजिमेंट क्रिएट किया था, तो फिर ये इंडिया में आके भी सेटल हुए। और इंडिया में इनकी जो कम्युनिटी है वो वेस्ट बंगाल, असम और कुछ नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर जो है वहाँ पर रहती है। तो गोरखा कम्युनिटी को अभी एग्जम्पशन दी गई है फ्रॉम फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट।